Today we are going to understand about the gender difference and happiness and also marriage and happiness. Okay, so let's start with the gender difference and happiness. So कौन ज़्यादा हैप्पी है, मैन या फिर विमेन? सो इसका आंसर ये यहाँ पे जो स्टडी कंडक्ट की गई है तो उसमें ये पता चला कि दोनों ही जो है खुश नहीं है. दैट इज़ कि ऐसा नहीं है कि मैन ज़्यादा खुश है, जो विमेन है वो ज़्यादा खुश है. ओवरऑल यहाँ पे खुशी की बात हो रही है, ओवरऑल वेलबींग की यहाँ पे बात हो रही है. जैसे कि जो लार्ज स्केल जो सर्वे किए गए मैन और वीमेन के ऊपर, तो उसमें यही हुआ कि दोनों जो है सेम, उनकी जो लेवल ऑफ हैप्पीनेस है वो सेम रहता है. इनफैक्ट जो सर्वे किया गया था एक, वो 1,70,000 पीपल पे किया गया था इन 16 नेशंस. एंड वहाँ पे भी यही पता चला कि जो लाइफ सेटिस्फैक्शन है वो जेंडर बेस पे वो मतलब उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. सेम वे एक दूसरा सर्वे किया गया था अमेरिका में, उसमें यही कंक्लूजन पे आया कि जो जेंडर डिफरेंसेस है वो देखने नहीं मिलते हैं ओवरऑल हैप्पीनेस में. और अगर कोई डिफरेंस है भी तो बहुत छोटे हैं, जो कि मतलब हम उसको कंसिडर नहीं कर सकते कि मैन ज़्यादा खुश है या विमेन ज़्यादा खुश है. देन बेसिकली अगर देखा जाए तो दूसरी एक और स्टडी हुई थी 18,000 कॉलेज स्टूडेंट्स के ऊपर, रिप्रेजेंटिंग 39 डिफरेंट कंट्रीज़. उसमें भी कुछ डिफरेंट जो है सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस देखने नहीं मिले थे. अपार्ट फ्रॉम दैट जो कि कुछ स्टडीज़ जो ऐसी है जो डिफरेंस रिपोर्ट करती है, दैट इज़ कि जो डिफरेंस रिपोर्ट करती है कि मैन की ओवरऑल हैप्पीनेस में जो वुमेन की ओवरऑल हैप्पीनेस है उसमें डिफरेंस है. स्टिल जो डिफरेंस है वो बहुत ही स्मॉल मैग्नीट्यूड का रहता है, मतलब जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत कम रहता है. सो एक मेटा एनालिटिकल रिव्यू था रिसर्च का बाय हेरिंग, स्टॉक एंड ओकुन. उन्होंने ये कंक्लूड किया दैट मैन शोड अ स्लाइट टेंडेंसी टू रिपोर्ट हायर लेवल ऑफ वेलबींग देन विमेन. सो ये जो रिसर्च हुई बाय हेरिंग, स्टॉक एंड ओकुन, उसमें ये बताया गया कि जो सेटिस्फैक्शन है, जो वेलबींग है, वो मैन में ज़्यादा देखा गया है एज़ कम्पेयर टू विमेन, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम था. और दूसरी तरफ एक और एनालिसिस था बाय वुड, रॉड्स एंड व्हीलन इन 1998. उन्होंने भी सिमिलर रिपोर्ट किया, बट उसमें उन्होंने क्या कहा कि जो विमेन है वो ज़्यादा खुश है कंपेयर टू मेन, और ये जो मैग्नीट्यूड था उसका भी बहुत स्लाइट था. सो बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो जेंडर बेसिस पे जो डिफरेंसेस है हैप्पीनेस के अंदर वो देखने नहीं मिलते हैं. बट यहाँ पे अगर हम इमोशंस की बात करें, जो इमोशनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसमें जो डिफरेंस है वो मैन और विमेन में हमें देखने मिलता है, और जो कि हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट इज जेंडर डिफरेंस इन नेगेटिव इमोशन. जो नेगेटिव इमोशन है वो कौन ज़्यादा फील करता है, विमेन ज़्यादा फील करते हैं या फिर मैन ज़्यादा फील करते हैं? सो विमेन आर मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस नेगेटिव इमोशन एंड इंटरनलाइजिंग डिसऑर्डर सच एज डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी देन मैन. सो जो नेगेटिव इमोशंस है वो विमेन में ज़्यादा देखने मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू मैन. सो जैसे कि कुछ जो इंटरनलाइजिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गया, तो वो जो है विमेन में ज़्यादा देखने मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू मैन. ओके, और जो रिसर्च हुई है उसमें ये भी देखा गया है कि जो ये डिफरेंसेस जो है मैन और वीमेन में, वो जो ऑनसेट है डिसऑर्डर का उसमें भी देखने मिलता है. जैसे कि अगर कोई डिप्रेशन, एंग्जाइटी की बात करें, ऐसे डिसऑर्डर्स बात करें, तो जो गर्ल्स है उसमें ये जो अपीयरेंसेस है वो अर्ली एजेस पे देखने मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू मेन. तो जो गर्ल्स है उनमें ये ऑनसेट जो है 11 to 15 ईयर्स के एज में भी देखने मिल सकता है, लेकिन बॉयज़ में ये चीज़ें हमें देखने नहीं मिलती है. एंड ऑल्सो वुमन नॉट ओनली एक्सपीरियंसेस बट ऑल्सो एक्सप्रेसेस द नेगेटिव इमोशन मोर देन मैन. सो विमेन सिर्फ जो नेगेटिव एक्सपीरियंस है वो खाली एक्सपीरियंस नहीं करती है, बट वो ज़्यादा एक्सप्रेस भी कर सकती है. जैसे अगर मान लो कि उनको कुछ फ्रस्ट्रेशन है तो वो मेन से ज़्यादा शो कर सकते हैं. तो इस तरह से सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं करना है, बट विमेन की जो टेंडेंसी रहती है एक्सप्रेस करने की भी, वो कंपेयर टू मैन ज़्यादा रहती है. ओके, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, एक स्टडी में ये पता किया गया था कि जो विमेन है वो जैसे सैडनेस और फियर है वो ज़्यादा एक्सप्रेस कर सकती है एज़ कम्पेयर टू मैन, विच इज़ अ नेगेटिव इमोशनल मटीरियल. एंड इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर देखा जाए तो जो मेल होते हैं उनके जो अगर नेगेटिव सिचुएशन होती है उसमें एक्सटर्नलाइजिंग डिसऑर्डर्स होते हैं. मतलब कि जैसे कि जो ड्रग अब्यूज़ हो गया, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया है, प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद अनकंट्रोल्ड एंगर और एग्रेशन, ये सब चीज़ें देखने मिलती है. अब इंटरनलाइजिंग डिसऑर्डर्स का मतलब क्या हो गया कि जो उसका इफेक्ट है वो अंदर हमें खुद की बॉडी पे देखने मिलेगा. मतलब जैसे कि जो विमेन में देखा गया तो डिप्रेशन और जो एंग्जाइटी है वो खुद के ऊपर ले लेते हैं, लेकिन एक्सटर्नलाइजिंग डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है कि जो उसका इफेक्ट है वो दूसरे लोगों पे भी देखने मिलता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल कि जो मेल है वो लाइक ड्रग्स लेना शुरू कर सकते हैं, या फिर उनकी कोई एंटी सोशल पर्सनैलिटी हो जाएगी, मतलब लोगों से घुलेंगे मिलेंगे नहीं, या फिर उनका जो एंगर है वो बहुत अनकंट्रोल हो जाएगा और जो एंगर है वो दूसरे पे निकलेगा. सो अगर जो मेल्स है वो नेगेटिव इमोशंस फील कर रहे हैं, जो नेगेटिव सिचुएशंस में है, तो वहाँ पे जो है एक्सटर्नलाइजिंग डिसऑर्डर्स देखने मिलते हैं. Now the results of the research direct us that females are more likely to internalize the negative emotions and males are externalizing the negative emotions. So जो female है वो internalize करती है और जो male है वो externalize करते हैं. Now everywhere in the world it seems males are more aggressive, rational and females show verbal aggressiveness. जो मेल्स है वो ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं और रैशनल होते हैं, बट वाइल जो फीमेल है वो वर्बल एग्रेसिवनेस दिखाती है. मतलब जैसे वर्बल जो हम जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वहाँ पे जो है फीमेल्स का एग्रेसिवनेस देखने मिलता है.
This means that if man is getting angry, he will attack the other person, and if women is getting angry, it will lead to arguments, wrangling and end of relationship with the person. So यहाँ पे जो है उनका जो रिएक्शन है वो भी डिफरेंस देखने मिलता है. जैसे कि अगर जो मैन है, अगर वो गुस्सा हो रहा है तो वो जो है दूसरे पर्सन को अटैक भी कर सकता है. बट अगर फीमेल जो है वो एंग्री हो रही है तो वहाँ पे जो है आर्गूमेंट्स हो सकते हैं या जो रिलेशनशिप है वो एंड हो जाएगी. बट वो जनरली अटैक मोड पे नहीं आते हैं. तो ये जो डिफरेंसेस है वो हमें नेगेटिव इमोशंस की वजह से देखने मिलते हैं. नाउ इसी वे में जो पॉजिटिव मूड और जो बिहेवियर है उसमें भी डिफरेंसेस है जो हमें देखने मिलते हैं. जैसे कि जो सेल्फ रिपोर्ट स्टडीज़ है उसमें ये देखा गया है कि जो जैसे कि जो पॉजिटिव मूड जैसे कि हैप्पीनेस, जॉय, लव, ये जो है वो लाइक इनकन्सिस्टेंस है जेंडर पैटर्न्स के ऊपर. मतलब यहाँ पे जो है जेंडर डिफरेंसेस ज़्यादा देखने नहीं मिलते हैं. जैसे कि जो पॉजिटिव मूड बिहेवियर है उसमें समवॉट ये इनकन्सिस्टेंट रहता है. जैसे कि कुछ नंबर ऑफ रिसर्चर्स हैं, उन्होंने ये देखा है कि जो विमेन है वो ज़्यादा एक्सपीरियंस करती है हैप्पीनेस, एंड उनकी जो इंटेंसिटी है पॉजिटिव इमोशंस की वो भी ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू मैन. एंड कुछ जो कॉमन कंक्लूजन्स है वो ये भी है कि जो विमेन है वो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर सकती है पॉजिटिव इमोशंस को देन मैन. जैसे कि अगर माना जाए कि जो विमेंस है, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम ले तो वो जैसे कि कंपेयर टू मैन वो ज़्यादा स्माइल करते हैं और ज़्यादा जो नॉन वर्बल जो बिहेवियर है वो उनका जो है देखने मिलता है. जिससे ये पता चलता है कि जो विमेन है वो ज़्यादा एक्सप्रेस कर पा रही है पॉजिटिव इमोशंस को. जैसे कि फॉर एग्जांपल काफ़ी स्टडीज़ है जो ये दिखाते हैं कि विमेन स्माइल मोर फ्रिक्वेंटली देन मैन. Studies of smiling in magazine and newspaper photos, together with observation of smiling on people in shopping malls and parks and on city streets, all show that women smile more than men. तो मतलब जो स्टडी की गई थी जिसमें मैगजीन और न्यूज़पेपर की फ़ोटोज़ को स्टडी किया गया, फिर जो मॉल्स है, शॉपिंग मॉल्स में, पार्क्स है, सिटी के स्ट्रीट्स है, वहाँ पे जो है लोगों को ऑब्जर्व किया गया, तो उसमें भी यही पता चला कि जो विमेन है वो ज़्यादा स्माइल करती है एज़ कम्पेयर टू मैन. एंड दैट लीड्स टू द कंक्लूजन कि जो विमेन है वो ज़्यादा अच्छे से जो है पॉजिटिव इमोशंस एक्सप्रेस कर सकती है एज़ कम्पेयर टू मैन. Not only that, women also appear more skillful than men at reading non-verbal clues and correctly assessing the emotion states of others. इसके अलावा अगर वुमेन जो है वो अगर ठीक से एक्सप्रेस कर पा रही है तो उसी के साथ में विमेन इतने स्किलफुल भी है कि वो दूसरे के जो नॉन वर्बल क्लूज़ है, जो सिम्बॉल्स है, जो एक्सप्रेशंस है, वो अच्छे से रीड कर सकती है और वो अच्छे से एसेस कर सकती है कि सामने वाले का जो इमोशन स्टेट है वो क्या है. सो बेसिकली अगर यहाँ पे हम पॉजिटिव इमोशंस की बात करें तो यहाँ पे जो इनकन्सिस्टेंस जो है वो देखने मिलता है जेंडर बेसिस पे. मतलब यहाँ पे जो कौन ज़्यादा पॉजिटिव लाइक इमोशंस फील कर रहा है उसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं देखने मिल रहा है मैन और विमेन में. लेकिन जहाँ पे एक्सप्रेशन की बात आती है तो वहाँ पे जो विमेन है वो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर सकती है और साथ ही में जो ये नॉन वर्बल क्लूज़ है वो विमेन जो है वो अच्छे से रीड कर सकती है. सो दिस वॉज अबाउट जेंडर डिफरेंसेस एंड दी हैप्पीनेस. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ मैरिज एंड हैप्पीनेस. सो अगर हम कुछ डेमोग्राफिक वेरिएबल्स देखें लाइक एज, इनकम, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, ये जो है लाइक बहुत छोटे सा रिलेशनशिप दिखाता है हैप्पीनेस के साथ में. लेकिन एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन आता है कि जनरल पैटर्न के अंदर जब वहाँ पे मैरिज इन्वॉल्व होता है सब्जेक्टिव वेलबिंग में. सो कहने का मतलब है कि जो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स होते हैं जैसे एज, इनकम, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, तो उसका जो हैप्पीनेस का जो रिलेशन है वो बहुत स्मॉल है. मतलब वहाँ पे जो ज़्यादा मतलब उसका इफेक्ट हमें देखने नहीं मिलता है. बट एक एक्सेप्शन है दैट इज़ मैरिज, और उसका जो हमारा सब्जेक्टिव वेलबिंग है उसके ऊपर हमें काफ़ी मेजर जो है इम्पैक्ट देखने मिलता है. सो अगर हम मायर्स की बात करें तो उनका व्यू ये है कि अबाउट 90% ऑफ अस इवेंचुअली मैरी एंड द वास्ट मेजोरिटी ऑफ अस विल बी हैप्पियर एज अ रिजल्ट. सो उनका व्यू क्या है कि जो पॉपुलेशन है उसमें से 90% जो लोग हैं वो इवेंचुअली शादी कर लेते हैं, एंड जो उसका इफेक्ट क्या आता है कि वो हैप्पी है एज़ कम्पेयर टू अदर्स. अब यहाँ पे जो है काफ़ी सारे लिटरेचर्स है और जो रिसर्चेस है वो की गई है रिलेशनशिप बिटवीन मैरिज और लाइक हायर लेवल ऑफ सब्जेक्टिव वेलबिंग को समझने के लिए. बट हैप्पीनेस अगर हम बात करें तो ये जो मैरिड पीपल है वो किससे ज़्यादा खुश है, मतलब हम किससे कंपेयर कर रहे हैं. सो यहाँ पे हमारा जो कंपैरिजन रहता है वो उनसे रहता है, जैसे कि लाइक जो डिवोर्स पर्सन है, जो सेपरेटेड है, जो विडोड है, उनके साथ हम कंपेयर करते हैं मैरिड कपल को या जो मैरिड पर्सन है उनको, एंड उससे हम जो है जज करते हैं कि वो ज़्यादा खुश है या नहीं है. So basically, the marriage happiness relationship has consistently been demonstrated in large scale surveys of Americans and Europeans. So Americans और Europeans के ऊपर भी जो सर्वे किया गया है तो उसमें यही पता चला है कि जो मैरिज और हैप्पीनेस का रिलेशनशिप है वो कंसिस्टेंट है. दैट इज़ कि जो मैरिड पर्सन है दैट इज़ मोर हैप्पियर दैन द डिवोर्स, सेपरेटेड और विडो और द सिंगल पर्सन. ओके, now a meta-analytic review of 100 studies found marriage to be a strong predictor of life satisfaction, happiness and overall well-being. सो जो है मेटा एनालिटिक रिव्यू किया गया था 100 स्टडीज़ का, तो उसमें भी यही पता चला कि जो मैरिज है एक वो स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर है लाइक ये पता करने के लिए लाइफ में कितना सेटिस्फैक्शन है, हैप्पीनेस है और जो ओवरऑल वेलबींग है. ओके, नाउ इसके साथ एक नेशनल सर्वे भी किया गया था 35,000 पीपल के ऊपर इन यूनाइटेड स्टेट्स, और ये पता चला
कि द परसेंटेज ऑफ मैरिड एडल्ट हु सेड दे वर हैप्पी वॉज 40% एंड इट वॉज नियरली डबल देन दोज हु नेवर मैरिड. सो जो यूनाइटेड स्टेट्स में 35,000 पीपल सर्वे किया गया उसमें से 40% लोगों ने ये बोला कि दे आर हैप्पी बिकॉज दे आर मैरिड, एंड दिस 40% इज़ नियरली डबल टू दैन दोज हु नेवर मैरिड. सो जो 26% जो लोग अनमैरिड थे उनके सामने 40% जो लोग ही मैरिड थे, दे वर मोर हैप्पी एज कम्पेयर टू देम. So even when researchers control for the possible confounding effects of other variables such as income, age, there is still a significant relationship between marriage and well-being compared to other domains of life such as job status and health. नाउ जो रिसर्चर्स है अगर वो लाइक इनकम, एज, ये सब भी कंसिडर करते हैं इन द रिलेशनशिप बिटवीन हैप्पीनेस एंड दिस फैक्टर्स, लेकिन स्टिल वहाँ पे जो मैरिज है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वेलबींग के अंदर. ना इसके साथ में अगर कोई दूसरे डोमेन्स भी अगर हम कनेक्ट करें, जॉब स्टेटस और हेल्थ, उसके सामने भी जो मैरिज है वो एक बड़ा लाइक फैक्टर उभर के आता है जहाँ पे जो है हैप्पीनेस का रिलेशन जो है वहाँ पे हमें ज़्यादा देखने मिलता है. So being married and having a family repeatedly shows the strongest connection of the life satisfaction and happiness. So being married और साथ में फैमिली होना वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्शन है लाइफ सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस के साथ में. सो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि जो मैरिज और हैप्पीनेस का जो रिलेशनशिप है वो हमें बहुत अच्छे से देखने मिलता है, एंड इट स्टेट्स दैट कि जो मैरिज के इफेक्ट्स है हैप्पीनेस के ऊपर वो भी काफ़ी अच्छे खासे हैं. ओके, नाउ हियर वी हैव बेनिफिट्स ऑफ मैरिज. सो शादी करने के बेनिफिट्स क्या है? So basically now the questions comes to our mind that which factor are responsible for strong relationship between marriage and happiness. So ऐसे कौन से factors है जो ये marriage और happiness के relationship को जो है like strong बनाते हैं, वो क्या factors है? So और इसके साथ ही में कि marriage के beneficial effects क्या है, क्या क्या benefits है शादी होने के. इसी के साथ then those who are getting married are going to be happy, या फिर कि जो शादी करने वाले हैं वो खुश होने वाले हैं. तो ये सारे questions जो है हमें उसके आंसर मिलते हैं ये benefits of marriage के अंदर. So basically arguments for the benefits of marriage may begin with Baumeister and Leary's argument. They argue that human beings have a basic need to belong. So जो Baumeister and जो Leary है उन्होंने ये कहा कि जो ह्यूमन बीइंग है उनकी एक बेसिक नीड होती है, दैट इज़ नीड टू बिलोंग. उनको बिलोंगिंगनेस चाहिए होता है. सो वहाँ से जो है ये बेनिफिट जो है वो शुरू होते हैं मैरिज के. नाउ काफ़ी सारी स्टडीज़ की गई है जिसके अंदर ये देखा गया है कि जो क्लोज सपोर्टिव और जो स्टेबल रिलेशनशिप है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इंसान के फिजिकल और जो इमोशनल वेलबींग है उसके लिए. नाउ अगर आप देखिए जो इंसान का सोशल लाइफ अच्छा है, जो इंसान को जो है बिलोंगिंगनेस फील होती है, उसके साथ सपोर्टिव रिलेशनशिप है, तो इंसान की जो फिजिकल हेल्थ है और जो मेंटल हेल्थ है वो स्टेबल रहती है. नाउ पीपल कंसिस्टेंटली रैंक क्लोज रिलेशनशिप अमॉन्ग देयर टॉप लाइफ गोल्स. जो लोग हैं, कई पीपल ऐसे भी है या मेजॉरिटी भी ऐसे है जो कि जो उनके टॉप लाइफ गोल्स में एक ये गोल्स होता है कि उनकी जो है क्लोज रिलेशनशिप मेंटेन रहे. नाउ गिवन दैट मैरिज इज़ वन मेजर व्हीकल फॉर फुलफिलमेंट ऑफ दिस बेसिक नीड, एंड सो मैरिड पीपल वुड रिपोर्ट हायर लेवल ऑफ वेलबींग एंड हैप्पीनेस. नाउ जो मैरिज है वो एक तरह से एक व्हीकल है वो लाइक क्लोज रिलेशनशिप को मेंटेन करने का, एंड दैट्स वाई जो ये मैरिड पीपल है वो लाइक हायर लेवल ऑफ वेलबींग जो है वो रिपोर्ट करते हैं. सो मैरिज हैज़ द पोटेंशियल टू प्रोवाइड कंपेनियनशिप, इंटीमेसी, लव, अफेक्शन एंड सोशल सपोर्ट इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस. एंड ऑल्सो जो मैरिज है लाइक वो उसके पास पोटेंशियल है, वहाँ से हमें कंपेनियनशिप मिलता है, दैट इज़ फ्रेंडशिप हमें मिलती है, इंटीमेसी मिलती है, दैट इज़ हमें क्लोजनेस मिलता है, लव मिलता है, अफेक्शन मिलता है, एंड ऑल्सो सोशल सपोर्ट मिलता है. भले टाइम कैसा भी हो हमें ये सारी चीज़ें जो है मैरिज से अवेलेबल होती है. Now the role of spouse and parent may also provide opportunities for personal growth and the development of new competencies that increases self-esteem and satisfaction. So जो spouse का रोल होता है या फिर जो parents का रोल होता है उसे जो है पर्सनल ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है हमें, जैसे कि हम जो हमारा सेल्फ एस्टीम है, जो सेटिस्फैक्शन है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं बिकॉज जो है हमारा डेवलपमेंट कर पा रहे हैं. ओके, So marriage happiness relationship is found across widely in diverse cultures, independent and whether researchers ask about marriage quality. So जो marriage और happiness का जो relationship है वो हमें widely जो diverse cultures है उसमें देखने मिलता है. भले फिर रिसर्चर्स जो मैरिज की क्वालिटी है उसके बारे में ना पूछे, लेकिन स्टिल जो मैरिज और हैप्पीनेस का जो रिलेशनशिप है वो हमें देखने मिलता है. दो कल्चर्स अलग अलग हो सकते हैं. Then the significant drop in well-being when marriage ends due to the divorce separation provides further evidence for benefits of marriage. सो अगर मैरिज अगर एंड होती है ना, वो डेथ की वजह से हो या डिवोर्स की वजह से हो या सेपरेशन की वजह से हो, स्टिल वहाँ पे हमें मैरिज के बेनिफिट्स देखने मिलते हैं. वाई? बिकॉज जब ऐसा कुछ चीज़ होती है, दैट इज़ मैरिज जब एंड होता है तो वहाँ पे वेलबींग में ड्रॉप देखा गया है, दैट टू अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप वो है वहाँ पे देखा गया है. सो इस वे में जो है हमें बेनिफिट्स देखने मिलते हैं मैरिज के.
नाउ द एंड ऑफ मैरिज में मीन द लॉस ऑफ इंटीमेसी, कंपेनियनशिप एंड इमोशनल सपोर्ट एंड डिक्रीज फाइनेंशियल रिसोर्सेज. सो ये किस वजह से हमें देखने मिलता है? बिकॉज जब मैरिज एंड होता है तो वहाँ पे जो है इंटीमेसी का लॉस देखने मिलता है, जो क्लोजनेस है उसका लॉस देखने मिलता है, फ्रेंडशिप का जो लॉस है वो होता है, इमोशनल सपोर्ट नहीं रहता है, और साथ ही साथ जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो भी डिक्रीज हो जाते हैं. सो इस वे में भी जो है जो मैरिज है उसका हमें बेनिफिट्स देखने मिलते हैं. Now, the benefits of marriage are further revealed in terms of higher level of emotional distress and mental illness found among people who are unmarried or living alone with friends and confidants. So, जो लोग जिन्होंने शादी नहीं की है या फिर जो अकेले रह रहे या फिर कुछ जो उनके सिर्फ कुछ ही फ्रेंड्स है, ऐसे जो लोग हैं उनमें जो है इमोशनल डिस्ट्रेस ज़्यादा देखा गया है और साथ में जो मेंटल इलनेस है वो भी ज़्यादा दिखी गई है एज़ कम्पेयर टू मैरिड मैन. सो यहाँ पे जो है हमें वो भी जो है बेनिफिट्स देखने मिलते हैं मैरिज के. Now, in contrast, married people have a lower risk of experiencing depression, loneliness, and physical and mental health problems and live longer than individuals who are widowed, separated, or divorced. So, अगर हम मैरिड कपल की बात करें, जो मैरिड पीपल है उनकी बात करें, सो वहाँ पे जो है उनका जो रिस्क है वो काफ़ी कम हो जाता है डिप्रेशन का, लोनलीनेस का, फिर जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है उनका, एज़ कम्पेयर टू अगर जो सिंगल इंडिविजुअल्स है, फिर भले वो विडोड हो, सेपरेटेड हो या डिवोर्स हो, तो उनके कंपैरिजन में जो है मैरिड पीपल में जो ये डिप्रेशन, लोनलीनेस और फिजिकल और जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो उनका जो है लेवल कम रहता है. ऑल्सो ओवरऑल मैरिड पीपल जनरली एन्जॉय बेटर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ देन अनमैरिड पीपल. सो जैसे कि हमने देखा कि उनका जो है रिस्क जो है ये सब चीज़ों का, प्रॉब्लम्स का कम हो जाता है मैरिड पीपल का, एंड दैट्स वाई जो मैरिड पीपल है वो बेटर फिजिकल हेल्थ एन्जॉय करते हैं, मेंटल हेल्थ एन्जॉय करते हैं एज़ कम्पेयर टू अनमैरिड पीपल. ओके. So marriage also help people overcome problems in their lives. A 7-year study of over 800 men and women found decrease in rate of depression and alcoholism among those who remained single. सो जो स्टडी कंडक्ट की गई थी, 7 साल तक स्टडी की गई थी 800 लोगों के ऊपर, उसमें दोनों ही मैन और वीमेन थे, एंड उसमें ये देखने मिला था कि जो डिप्रेशन का रेट है और जो अल्कोहलिज्म है वो डिक्रीज़ होता है इन सिंगल पर्सन. सो एक ये भी उसका जो है कॉन्ट्रास्टिंग व्यू है. लेकिन स्टिल जो पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट है वो ये बिलीव करते हैं दैट इज़ द हैप्पी मैरिज लाइफ इज़ रिक्वायर्ड फॉर वेलबींग. सो वो ये भी कहते हैं कि भले ठीक है कॉन्ट्रास्ट व्यू देखने मिल रहा है, लेकिन स्टिल एक अच्छी लाइफ जीने के लिए जो हैप्पी मैरिज लाइफ है वो ज़रूरी होती है वेलबींग के लिए. लेकिन जो मायर्स है वो ये भी कहते हैं इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल हैप्पीनेस अ बैड मैरिज इज़ वर्स दैन नो मैरिज एट ऑल. सो मायर्स ने ये भी कहा है कि जो इंडिविजुअल हैप्पीनेस की अगर हम बात करें, वहाँ पे जो है जो ख़राब शादी है, जो ख़राब रिलेशनशिप है वो वर्स है देन नो मैरिज एट ऑल. मतलब एक तरह से सिंगल रहना बेहतर है कंपेयर टू बैड मैरिज. बट स्टिल ये कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज़ के सामने भी अगर हम देखें तो काफ़ी सारे जो पॉजिटिव व्यूज़ है वो देखने मिलते हैं हमें मैरिड लाइफ के लिए. ओके. सो दिस वॉज अबाउट मैरिज एंड हैप्पीनेस.